स्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अगर हम इसे ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ कंपेयर करें तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कई टाइम्स ज़्यादा होता है। अगर बात करें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरेटिव कई गुना ज़्यादा होता है, इसीलिए आप इसे बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स। फोर्थ पॉइंट, ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। एंड ये सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल क्या है, इसको हम लोग बाद में बात करेंगे। सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है ओबे। फिफ्थ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। क्या था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? कि सपोज एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगा रहा है, सपोज एफ फोर्स लगा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर एफ फोर्स ही लगाएगा, बट इक्वल एंड अपोजिट। मैग्नीट्यूड में इक्वल बट डायरेक्शन में अपोजिट। अगर इस पे फोर्स लेफ्ट साइड है तो दूसरे वाले पे राइट साइड होगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ था और ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो ये कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की प्रॉपर्टीज हैं जो ये फॉलो करता है, जैसे मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं तो कूलॉम्स लॉ आप लोग चूंकि सीख चुके थे, तो कूलॉम्स लॉ आज है मेरा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अगर हम कूलॉम्स लॉ को वेक्टर में रिप्रेजेंट करें तो ये कैसे वर्क करता है, तो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चूंकि फोर्स है तो इसकी डायरेक्शन होना चाहिए। अब हम इन डायरेक्शन के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, तो हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। तो ये कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बता देगा कि इन दोनों फोर्सेस के बीच डायरेक्शन क्या लग रही होंगी। तो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म समझने के लिए हम लेट करते हैं कि दो चार्जेस रखे हैं, एक Q1 और एक Q2। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 एंड Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 हमने लेट कर लिया। तो अगर हम फोर्स की बात करें 1 पे 2 की वजह से, तो हम लिखेंगे इसे F1/2, और फोर्स 2 पे बात करें 1 की वजह से, तो ये लिखा जाएगा F2/1। तो अगर हम बात कर रहे हैं फोर्स की, तो कूलॉम्स लॉ के हिसाब से स्केलर फॉर्म में अगर हम बात करें तो इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स होगा F=1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें F2/1, इसका मतलब है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो इसे हम लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2/r²। लेकिन ये r कौन सा, एक r ये इंडिकेट कर रहा है और एक r ये इंडिकेट कर रहा है। इस r को हम बोलेंगे जो कि 1 से 2 की तरफ है, तो इसे हम बोलेंगे r12, और जो r 2 से 1 की तरफ है इसे बोलेंगे r21। तो यहाँ पे F2/1 की बात कर रहे हो, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, जो कि किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इस डायरेक्शन को हमने क्या बोला है, r12। तो हम यहाँ पे लिखेंगे r12। आपने सीखा था 11th क्लास में r= वेक्टर r/r mod। तो ध्यान से अगर देखो तो इनके बीच की डिस्टेंस इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर हम r वेक्टर मॉड की बात करते हैं तो ये क्या के बराबर होगा, r के बराबर। तो यहाँ पे फोर्स F2/1 आपका हो जाएगा 1/4πε0
Q1 Q2 अपॉन R2 ऑब्लिक 1 को हम लिख देंगे R12 अपॉन R और R स्क्वायर एक पहले ही था, तो यहाँ हो जाएगा F2 ऑब्लिक 1 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R3 R12 वेक्टर। ऐसे ही अगर हम लिखते हैं F1 ऑब्लिक 2, तो ये कितना हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी R21, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड वही रहेगा बट डायरेक्शन बदल जाएगी, हम इसे लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन R3 बट यहाँ पे हो जाएगा R21। आप जानते हो वेक्टर R21 इक्वल होगा माइनस R1 ऑब्लिक 2, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो F2 ऑब्लिक 1 बराबर आ जा रहा है F1 ऑब्लिक 2 के माइनस, यानी इसका मतलब क्या है कि जितना फोर्स ये चार्ज इस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ये चार्ज इस पे लगा रहा होगा, बट दोनों की डायरेक्शन आपस में अपोजिट है। इट मीन इट फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन, ये न्यूटन का थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर आप बात कर रहे थे तो हम यहाँ पे लिख रहे थे F2 ऑब्लिक 1 और जो कि बराबर आ रहा था किसके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 अपॉन R3। तो यहाँ पे हम R12 की वैल्यू निकालते हैं। वेक्टर R12 होगा क्या, 1 से 2 की तरफ का वेक्टर कैसे लिखते हैं, क्या आप 2 के पोजीशन वेक्टर में पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 से 1 2 2 की आप बात कर रहे हो, तो इस वेक्टर की अगर आप डील कर रहे हो तो आप पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 से पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो आपको ये वेक्टर R12 मिल जाएगा। तो P2 का पोजीशन वेक्टर कितना है R2 माइनस R1 और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R इक्वल टू हो जाएगा मॉड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो अगर हम ये दोनों वैल्यूज में रिप्लेस करते हैं तो F2 ऑब्लिक 1 हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2 माइनस R1 अपॉन R की जगह आप मैग्नीट्यूड पर रख दो, ये हो जाएगा R2 माइनस R1 मॉड, चूंकि पावर 3 है तो पावर 3। तो ये कहा जाता है कूलॉम्स लॉ का रिप्रेजेंटेशन इन द वेक्टर फॉर्म, और इस कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की हेल्प से हमने प्रूव कर दिया कि न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। मतलब कि अब आपको याद कैसे रखना है, जैसे हमें फोर्स 2 ऑब्लिक 1 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 चार्जेस के बारे में सिंपल लिख दो, और जिस पे आप फोर्स निकाल रहे हो उसके पोजीशन वेक्टर में से जिसकी वजह से निकाल रहे हो उसका पोजीशन वेक्टर सब्सट्रैक्ट करेंगे, और जो ऊपर वेक्टर है उसी का मॉड लेके क्यूब कर दोगे तो आपको मिल जाएगा फोर्स, उस चार्ज पे फोर्स। तो यहाँ पे आपने ये बात सीखी, तो अगर जब आपने ये बात सीख ली तो इसका एप्लीकेशन भी तुरंत कर लिया जाए। दो चार्जेस हैं जैसे कि Q1 जिसकी वैल्यू आप सपोज आपको दे दिया 2 माइक्रोकूलम, और कहाँ पे रखा है, ये रखा है एग्जांपल लेते हैं 6 5 7 पे, और दूसरा चार्ज सपोज Q2 रखा है 3 माइक्रोकूलम का, और पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स है 3 9 एंड 7, और हम चाहते हैं कि 2 पे 1 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है ये निकालना चाहते हैं। तो F2 ऑब्लिक 1 आपके पास था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
F2/1 आप लिख रहे हो तो R2 में से R1 सब्सट्रैक्ट करोगे अपॉन R2 माइनस R1 मॉड का क्यूब, राइट। अब मसला आता है R2 की वैल्यू कितनी होगी, R2 का पोजीशन वेक्टर, तो ये है हमारा R2 कैसे लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट में आप i का मल्टीप्लाई करते हो तो ऐसे लिखेंगे 3i कैप 9j कैप एंड 7k कैप। और R1 वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, R1 वेक्टर ये है 6i कैप 5j कैप एंड 7k कैप। तो अगर हम R2 माइनस R1 लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1 मेरा हो जाएगा 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 7k कैप माइनस R1 कितना हो जाएगा, R1 6i कैप 5j कैप प्लस 7k कैप। जब आप इन्हें सब्सट्रैक्ट करोगे तो 3i कैप माइनस 6i कैप इट बिकम माइनस 3i कैप, 9j कैप माइनस 5j कैप इट विल बी 4j कैप, 7k कैप विल कैंसिल आउट बिकम 0। R2 माइनस R1 की वैल्यू आपको मिल गई। हम R2 माइनस R1 मॉड निकालना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। आप याद करिए 11th क्लास में आपने सीखा था एक बार कि R2 किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना हो तो कैसे लेते थे, जो भी कोफिशिएंट्स हैं, इधर i का कोफिशिएंट कितना है -3 का स्क्वायर कर दो, 4j का कोफिशिएंट कितना है 4 का स्क्वायर कर दो, ऐड करके स्क्वायर रूट ले लो तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाता है। तो R2 माइनस R1 की वैल्यू मेरी आ गई 9 प्लस 16 अंडर रूट इट विल बी 5। तो जब हमने सब कुछ निकाल ही लिया है तो सीधा फॉर्मूला पहले लिख दो, तो F2/1 मेरा हो जाना है F2/1 इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह रखेंगे 2 माइक्रो कूलम इट मीन 10 की पावर -6, Q2 की जगह आप रखोगे 3 माइक्रो कूलम इट विल बी 10 की पावर -6 अपॉन R की R2 माइनस R1 मॉड कितना आ रहा है मेरा, R2 माइनस R1 मॉड आ रहा है 5, उसका क्यूब था तो 5 का क्यूब, और यहाँ पे क्या लिखा है R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 मेरा आया था दैट इज -3i कैप प्लस 4j। थोड़ा सा इसे सॉल्व करो, ये वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, 3 2 जा 6 10 की पावर -12 -3i कैप प्लस 4j कैप एंड 5 का क्यूब 125 इट विल बी, -54 10 की पावर -3i कैप प्लस 4j कैप। फर्दर से कैलकुलेट कर लेना जो भी आंसर है, इतने न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा होगा किस पे, 2 पे 1 की वजह से। कोई कहता नहीं बेटा आप F1/2 निकाल के दिखाओ, तो F1/2 जितना भी आ रहा है इसका जस्ट अपोजिट के बराबर होगा, यानी कि 54 × 10 की पावर -3 अपॉन 125 एंड 3i कैप प्लस 4j कैप, नॉट 4j कैप -4j कैप। अब इस तरह ये फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। तो ये कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का एप्लीकेशन था। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आज का नेक्स्ट टॉपिक है आपका सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल। तो भैया क्या सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल कहता है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल की बात करें सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल में मेनली मल्टीपल चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डील करना सिखाया जाता है। जैसे सपोज इस कॉन्फ़िगरेशन में कई सारे चार्जेस रखे हैं,
एक चार्ज मेरा यहाँ रखा है Q1, एक यहाँ रखा है Q2, एक यहाँ रखा है Q3 और एक कोई चार्ज रखा है Q यहाँ पे। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 और Q3 का पोजीशन वेक्टर R3 और इसका पोजीशन वेक्टर R। हम चाहते हैं इस चार्ज पे इन तीनों चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगेगा, कितना नेट फोर्स होगा, ये निकालना चाहते हैं। तो ये बात हमें बताई किसने? सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल ने। अगर हम सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि इस पे लगने वाला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन तीनों की वजह से लगने वाले इंडिविजुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सम के बराबर होगा। सपोज ये चार्ज इस पे एक फोर्स लगा रहा है F1, ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है F2 और ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है F3। तो इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स जो होगा F, वो तीनों फोर्सेस के सम के बराबर होगा। अब यहाँ पे तो 3 चार्ज हम दिखा रहे हैं, सपोज बहुत सारे हो तो सभी की वजह से आप निकालो, डायरेक्ट ऐड कर दो और ये एडिशन कैसा होगा? वेक्टर एडिशन। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसी चार्ज की वजह से लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अदर चार्ज की प्रेजेंस से अनअफेक्टेड होता है। माने यहाँ पे ये 2 चार्ज हैं, इसकी वजह से, इनकी वजह से इसके और इसके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अनअफेक्टेड होगा। यही कहानी इन 2 चार्जेस के लिए है, इन दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों की प्रेजेंस से अनअफेक्टेड होगा। सेम इसकी वजह से लगने वाला फोर्स F3 Q1 और Q2 की प्रेजेंस से अनअफेक्टेड होगा, उनके होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, तीनों की वजह से फोर्स निकालो, डायरेक्ट ऐड कर दो, तो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is unaffected due to presence of other charges in the configuration में और भी चार्जेस हैं, उनकी प्रेजेंस से उस पर कोई लेना देना नहीं है। तो हम निकालते हैं Q1 की वजह से इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा। तो सुपर इम्पोजिशन कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के हिसाब से अगर हम F1 की बात करते हैं तो ये F1 कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज है कैपिटल Q, ये है Q1, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल Q1 अपॉन, नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे इस पे आप निकाल लो इसकी वजह से फोर्स, तो हम R में से R1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसका मॉड ले लेंगे, क्यूब लिख देंगे और जो वेक्टर नीचे लिखा वही वेक्टर ऊपर सीधा सीधा आप रिपीट कर दो। ऐसे F2 कितना हो जाना है? F2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R माइनस R2 क्यूब एंड R माइनस R2 वेक्टर। ऐसे F3 मेरा हो जाना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R माइनस R3 क्यूब और ऊपर R माइनस R3। सेम ऐसे जितने भी चार्जेस हैं सबकी वजह से आप इंडिविजुअल निकालो। नेट फोर्स मेरा कितना हो गया? F इक्वल टू, सबको आप ऐड कर दो। जब आप ऐड कर रहे हो तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या क्या कॉमन आ रहा है? Q कॉमन आ रहा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा, बचता क्या है अंदर बचता है Q1 R माइनस R1 अपॉन R माइनस R1 क्यूब मॉड क्यूब। दूसरा आएगा Q2 R माइनस R2 अपॉन R माइनस R2 मॉड क्यूब। सेम में तीसरा वाला टर्म आएगा Q3 R माइनस R3 अपॉन R माइनस R3 मॉड क्यूब एंड सो ऑन। अगर हम इसे समेशन के फॉर्म में लिखें तो ये समेशन के फॉर्म में कितना हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I स्टार्टिंग 1, क्यों 1 से स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पहले 1 लिखा है, या 2 है, या 3 है, और जहां तक भी जा रहा हो, सपोज ये n तक जा रहा है तो ऊपर अपर लिमिट लगाएंगे n। यहाँ पे देखो Q है
सभी में देखो आर है तो हम आर लिख देंगे। इसमें R1 लिखा है, इसमें R2 लिखा है, इसमें R3 लिखा है, यानी आर चेंज हो रहा है, जहाँ चेंज हो रहा है वहाँ आई लिख दिया जाता है। और यहाँ पे भी आपका ये 1 2 3 इस तरह चेंज हो रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे क्यू आई, और इधर लिखा जाएगा R माइनस आर आई मॉड का क्यू, और ये समीशन फॉर्म में आपका आ गया। तो नेट फोर्स हम सुपरइम्पोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो सुपरइम्पोजिशन प्रिंसिपल में आपने क्या बातें सीखी कि किसी चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंडिपेंडेंट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। वहाँ पे अदर चार्जेस हैं, उनकी प्रेजेंस से अनअफेक्टेड होता है, उनके होने से उन चार्जेस पे लगने वाली फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा पॉइंट है कि सभी की वजह से इंडिविजुअल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो और आप ऐड कर दो डायरेक्ट, जो आपका सम आएगा वो आपका इंडिकेट करेगा टोटल फोर्स को। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये हमारा इसका पोजीशन वेक्टर R। तो ये बात है इसकी सुपरइम्पोजिशन प्रिंसिपल की। तो सुपरइम्पोजिशन प्रिंसिपल में हम ये बात करते हैं। तो तुरंत चूंकि आपने सुपरइम्पोजिशन प्रिंसिपल सीखा तो तुरंत आप इसे अप्लाई करना भी सीख लो। तो जैसे एक बार सवाल दिया गया था, वो सवाल क्या था? सवाल था एप्लीकेशन ऑफ सुपरइम्पोजिशन। हम एप्लीकेशन बता रहे हैं सुपरपोजिशन के। तो कहा गया था एक स्क्वायर है जिसकी उच्च साइड कितनी है a। यहाँ पे स्मॉल क्यू, यहाँ पे भी स्मॉल क्यू, यहाँ पे भी स्मॉल क्यू, यहाँ पे भी स्मॉल क्यू चार्ज रखे हैं। और इस कॉन्फ़िगरेशन में इस वाले चार्ज पे अगर ये a बोल दें, इसको b बोल दें, इसको c बोल दें और इसको d बोल दें, तो पूछा गया था d पे जो चार्ज रखा है उस पे इन तीनों की वजह से लगने वाले फोर्स की वैल्यू आप बताओ। इन तीनों की वजह से कितना फोर्स उस पे एक्ट कर रहा होगा। तो करने का प्रोसीड करते हैं, राइट कर लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो अगर ये ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाने हैं 0,0। ये अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ a है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a,0। ये अगर y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट a, और ऑफ कोर्स इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाने हैं हमारे a, a। तो यहाँ पे इस चार्ज को हम ऐड कर लेते हैं q1, इसको बोलते हैं q2 और इसको बोलते हैं q3 और इसको बोलते हैं q। तो इसका पोजीशन वेक्टर r, इसका r1, इसका r2, इसका r3। अब सारे डेटा तो आपके पास है। अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो q1 की वैल्यू है q जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 a। दूसरा q2 है जो कि q 0,0, और तीसरा भी है q दैट इज a,0, और जो जिस पर हमें फोर्स निकालना है दैट इज आल्सो q a,a। तो यहाँ पे r1 की वैल्यू हम लिखते हैं, q1 तो मेरा q हो गया, q2 मेरा भी q हो गया, q3 भी q, एंड कैपिटल Q जो था दैट इज आल्सो। r1 की वैल्यू हो जानी है a j कैप। यहाँ पे r2 की वैल्यू कितनी हो जानी है 0 i कैप प्लस 0 j कैप यानी 0 वेक्टर। r3 की वैल्यू मेरी हो जानी है a i कैप, और r की वैल्यू हो जानी है a i कैप प्लस a j कैप। 11वीं क्लास में इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की थी। तो अगर हम फोर्स की बात करें तो F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर था, फॉर्मूले में बाहर था। ऊपर कैपिटल Q मेरा कितना है कैपिटल Q, अंदर था Q1
आर माइनस आर वन अपॉन आर माइनस आर वन मॉड क्यू, ऐसे क्यू टू आर माइनस आर टू अपॉन आर माइनस आर टू मॉड क्यू, और तीसरा था क्यू थ्री आर माइनस आर थ्री मॉड क्यू। तो रखते हैं सारे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल क्यू कितना है मेरा, कैपिटल क्यू है स्मॉल क्यू। Q1 की जगह कितना रखोगे स्मॉल क्यू, R की जगह कितना है ए आई कैप प्लस ए जे कैप से R1 सब्सट्रैक्ट करोगे तो ए जे और ए जे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ए आई कैप, और ए आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाना है ए, दैट इज बिकम ए क्यूब प्लस Q2 मेरा कितना है, Q2 है मेरा Q R माइनस R2, R की वैल्यू फिर से ए आई कैप प्लस ए जे कैप में से 0,0 सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आएगा ए आई कैप प्लस ए जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √2a का क्यूब प्लस तीसरे वाले की वजह से कितना हो जाना है Q3 मेरा कितना है Q R की जगह आप फिर से रखोगे ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस R3 ए आई कैप कैंसिल हो गए, क्या बचा ए जे कैप जिसका मैग्नीट्यूड कितना आया ए और पावर 3। अब इसमें से जो कुछ कॉमन आ रहा है वो निकाल लो। देखो ऊपर ए है नीचे क्यू, ऊपर ए है नीचे क्यू, तो ए आपका कैंसिल हो जाना है, क्यू कॉमन आ गया तो क्यू ऊपर स्क्वायर हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचता है अपॉन ए स्क्वायर भी हमने कॉमन ले लिया, बचता है आई कैप प्लस आई प्लस जे कैप अपॉन 2√2 प्लस जे कैप। तो यहाँ से आई प्लस जे पूरा कॉमन आना है और ये हो जा रहा है क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर 1 प्लस 1/2√2 आई प्लस जे। अब देखिए नेट फोर्स इसने निकाल दिया इस चार्ज पे, इन तीन चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा और ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट होगी।